अब मैं केरल के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी से अनुरोध करती हूँ कि वे जनसमूह को अपने विचारों से संबोधित करें। माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। माननीय सर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री मोहन भागवत जी, माननीय संसद सदस्य डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, माननीय ओम प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने जो इस पुस्तक के जिसका विमोचन हुआ है उसके लेखक हैं, माननीय अध्यक्ष एनबीटी श्री गोविंद प्रसाद शर्मा जी, एनबीटी निदेशक युवा हैं और नाम भी युवराज मलिक है, हमारी यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह हैं, हमारे उस्ताद डॉक्टर राजपूत हैं, यहाँ पर बहुत सीखा है उनसे। ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी कह रहे थे, ये विषय तो मेरे ख्याल से अगर श्रृंखला हो बोलने की तो उसमें भी कवर करना मुश्किल, तो इसमें क्या बोला जाए। आपकी किताब मुझे 2-3 दिन पहले मिली और जो थोड़ा सा देख पाया, चूंकि इस बीच में कल भी 3 कार्यक्रम थे, थोड़ा सा देख पाया, तो बुनियादी तौर पे जैसा अभी आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा, सतपाल जी ने, कि ये सजा के रखने की किताब नहीं है, बल्कि इसको इंटरनलाइज करना, समझना, महसूस करना, उसकी ज़रूरत है। तो इससे शब्द भी प्रयोग किया गया कि भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता। तो मुझे एक छोटी सी घटना जो मेरे साथ हुई वो याद आ गई। 1990 में पहली बार, पहले भी उन्होंने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन 1990 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में कश्मीर के ऊपर जो रेजोल्यूशन दिया, पहली बार ऐसा हुआ कि जहां सदस्य देशों में खुद, मुझे जरा समय बता दीजिएगा, हाँ आप, सदस्य देशों में नहीं, पानी नहीं, समय आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, 10 मिनट। तो वो खुद प्रधानमंत्री हर सदस्य देश में गई और उसको हमारे अखबारों ने भी मेजर ऑफेंसिव के तौर पे माना। भारत सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी मुझे दी गई कि मैं सदस्य देशों में जाऊं और अपना पक्ष प्रस्तुत करूं। जिस दिन मुझे इंडोनेशिया जाना था तो मुझे ये मालूम था कि इंडोनेशिया में हमारे पहले राजदूत मोहम्मद यूनुस साहब, जो बाद को ट्रेड फेयर अथॉरिटी के चेयरमैन हुए, वो थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं क्या, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं पहली बार इंडोनेशिया जा रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक ऐसे आदमी से समझने की कोशिश करूँगा जिन्होंने कई वर्ष बिताए हैं वहाँ। तो बहुत देर उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई, किस तरह लोगों के वहाँ पे विचार आचार वो सब बताया, लेकिन एक ऐसी उन्होंने खूबसूरत बात बताई जिसको कभी भूला ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सुकार्नो, चूंकि राष्ट्रपति सुकार्नो चूंकि ये समझते थे कि मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जैसे वो मुझे उनके लगभग परिवार का सदस्य मानते थे और मुझे यहाँ भेजा।
तो वो अक्सर ऐसा होता था कि अपनी राजनीतिक जनसभाओं में मुझे साथ लेके चले जाते और वहाँ कहते थे कि ये जो भारत का राजदूत है, ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसको कहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दफ़ा सुनता था उनको कि उनकी वो तो भाषा इंडोनेशिया में बोलते थे, ये नुस्खा नहीं समझते थे। तो कहते कि भीम अर्जुन ये वो कहते थे अपनी अपनी अपने भाषा में। तो बोले एक दिन मैंने कई बार मैं सुन चुका था, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप भीम अर्जुन क्या कहते हैं? बोले तुम इंडियन एम्बेसडर हो, तुम्हें मालूम नहीं भीम अर्जुन? बोले आप आर यू रेफरिंग टू दी महाभारत कैरेक्टर? मैं जानता हूँ। तो कहते क्या हैं आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल आदमी हिल जाए जो जुमला कहा है सुकार्नो ने कहा, मैं इनको ये कहता हूं कि 200 साल के कॉलोनियल रूल, 200 साल की गुलामी के नतीजे में तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी जो एक अपने अंदर जो एक गर्व का भी अभिमान का भाव होना चाहिए, वो तुम्हारा खत्म हो गया है और तुम ये भूल गए हो कि तुम भीम और अर्जुन की औलाद हो। तुम भीम और अर्जुन की औलाद हो। तुम जिनकी औलाद हो वो महावीर थे। बोले मैं इनको वो बताता हूं। लेकिन अगर हम गौर करें, चूंकि यहां तो वो लोग हैं जिनका संबंध यूनिवर्सिटी से भी, वो अध्यापन के कार्य में, दुनिया में कहीं भी जब मनोबल, दुनिया में सभी जगह मतलब एक थोड़ा सा चक्रव्यूह तो है ही, ऊंचा जाता है नीचा आता है। तो जब उस परिस्थिति से निकलने में जहां मनोबल टूट गया हो, जहां आत्मविश्वास खत्म हो गया हो, जिसका भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, तो एक भी मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि उन लोगों ने जिन्होंने उस चक्रव्यूह से बाहर निकालने की कोशिश की, आत्मसम्मान वापस लाने की कोशिश की, विश्वास पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा अपनी सांस्कृतिक विरासत का सहारा लिया है और उसी के आधार पर पुनर्जागरण, पुनर्जीवन आया है किसी भी समाज में। ये संस्कृति का महत्व है। अब ये इतना लंबा विषय कि इतने कम समय में बहुत तो नहीं बोला जा सकता, मगर मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जरूर दो चार बातें कहूंगा, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं। और जैसे विश्व गुरु का शब्द जो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था एक बार, तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मानिए आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, तो कहते हैं जीवन का उद्देश्य ही ज्ञान प्राप्ति है। सारे जीवन लगे रहिए इसी में, अपनी जीविका कमाइए, लेकिन कुछ वक्त निकालिए केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए। और जिस दिन ये मुझे महसूस होने लगेगा कि मुझे पास बहुत ज्ञान है और मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, वो ही मेरा, वो अब बस समझिए कि बौद्धिक रूप से तो आखिरी दिन, जिस दिन मैं ये समझ लूं। और हमारे सारे ग्रंथों में नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्र मही विद्यते, ज्ञान जैसा प्योरीफाई करने वाली कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। शुद्धिकरण करने के लिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अब इस ज्ञान में भी ध्यान रखिएगा कि ज्ञान, यह सारे ज्ञान है, लेकिन ज्ञान में भी कुछ उसकी कैटेगरीज भी। और मैं ये मानता हूं कि वो जो कैटेगरी है, जिसे हम कहते हैं ना कि ये सनातन का मतलब कि ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। जितनी संस्कृति हमारी पुरानी, उतनी यूनान की संस्कृति भी उतनी पुरानी, मिस्र की संस्कृति भी उतनी पुरानी है। हो सकता है थोड़ी और ज्यादा ही हो, लेकिन यूनान, ग्रीस, लगभग जितना आज उनका भौगोलिक क्षेत्र है उतना ही था।
मिस्र का लगभग उतना ही था और भारत का भी लगभग उतना ही है, थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आज जो मिस्र में सभ्यता है और आज जो ग्रीस में सभ्यता है, उसका उनकी पुरातन संस्कृति से कोई संबंध नहीं। वो केवल विशेषज्ञों के अध्ययन का विषय है। भारत के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, युग धर्म के अनुसार चीजें बदलती हैं। ये नहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि हम गुजरे हुए वक्त में जिए, नहीं, युग धर्म के अनुसार बदलती हैं चीजें। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत हैं, बुनियादी आदर्श हैं, बुनियादी मूल्य हैं, वो आज भी जीवंत हैं। अब सवाल ये है, मैं देख रहा था शायद अभी 2-1 दिन पहले माननीय मोहन जी ने कहीं बोला का कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल ने सिर्फ सवाल उठा, एक तथ्य के बारे में बताया है और सवाल की सूरत में बताया, लेकिन जवाब क्या है, वो बात है क्या, वो नहीं बताया। मेरे ख्याल से हमारी सबकी सामूहिक दायित्व है कि हम उस चीज को जानने की कोशिश करें। मेरा निश्चित मत है कि दुनिया की जितनी संस्कृतियां वो परिभाषित होती थी, या तो भाषा से या वर्ण से, कौन नस्ल के लोग हैं, और फिर थोड़ा बाद समय आया जहां धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, लेकिन यहां मैं उसी सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं जो उसका असल अर्थ नहीं है, जिसमें आमतौर से हम सब उसको समझने लगे, या धार्मिक आस्था के आधार पर। तो अगर आप वर्ण के आधार पर संस्कृति को परिभाषित करेंगे तो जो दूसरी नस्लों के लोग हैं वो बाहर हो गए। अगर आप भाषा के आधार पर करेंगे तो जो मुझसे भिन्न भाषा बोलता है वो बाहर हो गया। अगर धार्मिक आस्था के आधार पर मैं परिभाषित करूंगा तो जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, दूसरी आस्था रखने वाले, वो बाहर हो गए। भारत के ऋषियों ने इस बात को कब जाना, जहां से हमारी संस्कृति की यात्रा शुरू हुई। का एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, और इतना नहीं कहा, उन्होंने डिफाइनिंग पॉइंट जो बनाया, बेसिस बनाया परिभाषित करने के लिए। क्या चीज परिभाषित करती है भारतीय संस्कृति को? आत्मा। और ये आत्मा कौन है? ये आत्मा वो है, न जन्म लेती है न मरती है। तो अगर भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित है, तो जैसे आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे पानी भिगो सकता है, न आग जला सकती है, तो भारतीय संस्कृति भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन वो जिंदा रहेगी उसके मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर भी है। और इस ज्ञान परंपरा के सिलसिले में मैं अपने आप को खुद कहता हूं कि मुझे जो बहुत साल पहले मैंने 9वीं और 10वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने इतिहास के ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और उसमें मिथ भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, लेकिन एक चीज उसमें फर्स्ट चैप्टर में कॉमन है। चाहे आप तबरी को उठा लीजिए, चाहे आप इब्न खल्दून को उठा लीजिए, चाहे आप इब्न कसीर को उठा लीजिए, एक चीज कॉमन, और वो ये है, दुनिया में 4 बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान अपने वैभव के लिए जाना जाता है, चीन अपनी दक्षता के लिए जाना जाता है, रोम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, और भारत अपनी ज्ञान परंपरा के लिए जाना जाता है। अपनी ज्ञान परंपरा के लिए जाना जाता है। आज हमारे मार्केट में जो पंचतंत्र है वो ओरिजिनल नहीं। हमारा पंचतंत्र तो खो गया ओरिजिनल। हमारा पंचतंत्र तो कलीला वो दिमना होकर, जो उसका अनुवाद हुआ पहले पर्शियन में और उसके बाद अरबी में। और ये ध्यान रखिएगा,
वो इस साहित्य को, जो साहित्य मॉरल्स, मैनर्स, एटिकेट सीखने के लिए होता है, उसे अरबी में अदब कहते हैं। मतलब कितने साल से, इस्लाम के पहले से, हालांकि तब पुस्तकें नहीं थी, तब ये पर्शिया में था, ईरान में, और ये अब्बासी दूसरा जो अब्बासी खलीफा था मंसूर, उसके ज़माने में इब्ने मुकफ़ा ने उसको, पंचतंत्र को उसी नाम से, कलीला व दिमना के नाम से, यानी तकरीबन अब से 1200 साल पहले अरबी में ये किताब छपी। और आज भी वो, जो मैंने कहा कि मॉरल्स, मैनर्स, एटिकेट, शिष्टाचार, ये सीखने के लिए जो किताबें हैं उन्हें अदब कहते हैं। और आज भी वो दोनों इन मुल्कों में, ये जो कलीला व दिमना है, ये टॉप पर है। मतलब ये अदब की जो टॉप मोस्ट किताबें हैं उसमें माना जाता है। इसी तरह एक इससे भी और इम्पोर्टेंट बात आपने अक्सर सुना होगा, वो भी इकबाल की ही नज़्म है हिंदुस्तान के बारे में, जिसमें है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। तो जब हम बच्चे थे और हमने ये पढ़ा तो हमें लगा कि हिंदुस्तान बुनियादी तौर पे आध्यात्मिक देश, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, और प्रॉफिट आध्यात्मिक थे तो इसलिए उन्हें हवा है। लेकिन जब उसका अरबी टेक्स्ट पढ़ा तो बिल्कुल क्लियर है, अजीदु रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। मैं कोई 10, 11 या 12 साल पहले देवबंद में कुछ लोगों ने मुझे बुलाया। मैं वहां बोलते हुए मैंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूं, आप यहाँ पे बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, क्या आपका और मेरा ये फर्ज नहीं है कि जिसके प्रति आपके दिल में बहुत आदर और सम्मान है और श्रद्धा है, वो अगर मदीने में बैठ के उस ज्ञान परंपरा की शीतल झोंकों को महसूस करते हैं, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उस ज्ञान परंपरा के बारे में जानने की कोशिश करूं और मैं उसको अजनबी ना समझूं। इनफैक्ट बहुत दफा मुझे बुलाया जाता था यहाँ दिल्ली में, वर्मा साहब बेचारे अब नहीं रहे, एम वर्मा साहब IIC में बहुत करते थे इंटरफेथ मीटिंग। लास्ट मीटिंग में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वर्मा साहब आज के बाद मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। बहुत भले आदमी थे, अच्छा। बोले क्यों? मैंने कहा वर्मा साहब जिसे भी जो भी आता है वो अपनी अपनी परंपरा की तारीफ करके चला जाता है। अगर आपको इंटरफेथ मीटिंग करनी है तो मुझसे कहिए कि मैं सिखिज्म पे बोलूं, मुझसे कहिए मैं हिंदुइज्म पे बोलूं, किसी दूसरे, मैं अपनी परंपरा पे बोलूं तो अब मैं ना तो बुराई कर सकता, अपनी अच्छाई करूंगा, तो सीखा क्या मैंने? अब भारत यहाँ पे जो विश्व गुरु की कल्पना है वो बिल्कुल साफ हो जाती है, जहां हमारे ऋषि कहते हैं एतद देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। ऐसे भारत विश्व गुरु कोई पदवी थोड़ी है, ये तो भूमिका है। और वो भूमिका क्या है, हमारे ऋषि क्या कल्पना कर रहे हैं? ये ऐसा देश बनेगा जहां दुनिया के विभिन्न देशों के लोग अपनी परंपराओं का अध्ययन करने के लिए भारत में आएंगे। तभी वही कल्पना थी। और मैं ज्ञान के सिलसिले में एक बात और कहते हुए खत्म कर रहा हूं कि ज्ञान में भी थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। ये संस्कृति आत्मा से परिभाषित है, ये संस्कृति को परिभाषित करने का कोई आधार नहीं है। भगवान राम जंगल को जा रहे हैं, अगले दिन सुबह को, रात में लक्ष्मण जी का पारा चढ़ गया और पिता के लिए भी उन्होंने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। तो भगवान राम क्या कहते हैं उनसे? कहते हैं भाई तुम समझ रहे हो कि हमारे ऊपर मुसीबत आ गई इस फैसले, पिताजी के इस फैसले के कारण। मुसीबत तो शरीर पर आती है, आत्मा पर कोई मुसीबत नहीं आती। और मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं, ऐसा वो लोग कहते हैं जो अविद्या का शिकार होते हैं। मैं चैतन्य आत्मा हूं, दहो मिति या बुद्धिर्विद्ये सा फिर कीर्तता ना हम देहश्ची दात में बुद्धि विद्येते धन्यते। हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है, और आत्मा से परिभाषित होती है
तो उसमें नैसर्गिक तौर पे वैभव पैदा होना ही, और वो दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। चूंकि बाकी जो संस्कृतियां थी वो तो प्लूरलिस्टिक हुई हैं पिछले, ज्यादा से ज्यादा आप और बढ़ा लीजिए, 100 साल मत कहिए, 200 साल बढ़ा लीजिए। हमने तो शुरुआत ही करी है विविधता की स्वीकार्यता और सम्मान के साथ, चूंकि वो नैसर्गिक नियम है, प्रकृति का नियम है। तो हमारी इसका दुआ करता हूं कि मालिक करे कि हमारे दोस्त भाई ओम प्रकाश पांडे जी, जिनकी पहले भी पुस्तकों में मुझे मैं सम्मान मिला है कि मैं उसमें शामिल हूं, कि उनकी ये किताब बड़े स्तर पर पढ़ी जाएगी और हम इससे कुछ सबक हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।